जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग करें दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा वाक्य। और वाक्य के अंदर तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे डेफिनेशन है, वाक्य के भेद और वाक्य के अंग और भाग से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसके बाद शुद्ध और अशुद्ध वाला वाक्य होता है। और तीसरा जो पूछा जाता है कि वाक्य में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनका कारण क्या होता है, लिंग वचन काल कारक किसकी वजह से वाक्य अशुद्ध होता है। तो इन तीनों तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सारी चीज़ें बेसिक से शुरू करनी है कि ये वाक्य की डेफिनेशन क्या है। पहला प्रश्न बनता है परिभाषा। और परिभाषाओं में पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इसके बाद दूसरा, वाक्य के वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, जिसको हम भाग भी कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद वाक्य के अवयव या तत्व। वाक्य के अवयव या तत्व होते हैं 6। और ये 6 तत्वों में से एक तत्व होता है हमारा योग्यता, दूसरा होता है स्पष्टता, तीसरा होता है सन्निधि और फोर्थ आकांक्षा। इसके बाद अन्वय और इसके बाद 6 होता है क्रमबद्धता। इन 6 तत्वों से मिलकर वाक्य बनता है। इसके बाद चौथा और फोर्थ जो होता है हमारा, वो होता है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के जब अंग की बात करते हैं तो भी दो होते हैं। तो इसमें से दो भेद में से एक भेद होता है हमारा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और ये दोनों ही, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये हैं आपके बेसिक क्वेश्चन। क्लियर? ये क्या है? आपके बेसिक क्वेश्चन है जी। अगर प्यारे दोस्तों मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है और साथ के साथ जो स्मार्ट बोर्ड पे चीज़ें लिखी है आपकी स्क्रीन पे क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रही है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर ये स्मार्ट बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है, समीर, अनूप, आर्यन, रविशंकर, मुकेश, राकेश, अभय, सत्यम, पवन, राज, विपिन, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज़ें क्लियर है तो ओके कीजिए। जी जी। अरे मैं क्या,
का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। बेसिक जो क्वेश्चन हैं हमारे प्यारे दोस्तों, वो क्या है? डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है कि पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह क्या है? वाक्य कहलाता है। फिर वाक्य के अंग दो है, एक तो उद्देश्य है, दूसरा क्या है हमारा? विधेय। अर्थात वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो कर्ता वाला भाग होता है जिसको हम कहते हैं प्यारे दोस्तों उद्देश्य। तो परिभाषा वाक्यों का सार्थक समूह और पदों का सार्थक समूह क्या कहलाया? वाक्य कहलाया। वाक्य के अंग अर्थात भाग होते हैं दो, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के अवयव या तत्व, तत्व कहते हैं एलिमेंट्स। तो वाक्य जो बनता है प्यारे दोस्तों वो 6 तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक है योग्यता, स्पष्टता, सन्निधि, आकांक्षा, अन्वय और क्रमबद्धता। वाक्य के दो भेद होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य से बेसिक जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो 4 प्रश्न हैं जो किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं किसी न किसी रूप में जो पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम परिभाषा दे रहे हैं कि पदों का सार्थक मेल क्या है परिभाषा, ये जो हम कह रहे हैं कि पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिन पदों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इनमें से एक होते हैं हमारे वर्ण, एक होता है शब्द, इसके बाद पद, और फिर क्या बनता है? वाक्य। तो यहाँ अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो यहाँ कै, मैं और लय ये क्या कहलाए? हमारे वर्ण कहलाए। अगर मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ तो ये क्या बन गए? ये शब्द बन गए। और इसके बाद अगर मैं इनके साथ दूसरे शब्द का प्रयोग कर लूँ विभक्ति में, जैसे कमल का फूल, ये क्या कहलाए? पद कहलाए। और यहाँ लिख दूँ कमल जल में खिलता है, कमल जल में खिलता है, तो ये क्या कहलाया? हमारा वाक्य। इसी वजह से वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम पद कहते हैं और पद के सार्थक समूह को प्यारे दोस्तों हम कहते हैं वाक्य। तो यहाँ क्या है? ये हमारा पदों का सार्थक समूह है जो हमने यहाँ पे वाक्य की डेफिनेशन बताई। जब तक ये अलग अलग है तब तक ये वर्ण है, और जब ये एक साथ आकर समूह में किसी शब्द का अर्थ प्रकट कर दे तो प्यारे दोस्तों उस समय ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर हम इनका समूह बना लेते हैं उल्टा, अर्थात मैंने यहाँ पे पहले ले लिया, फिर मैं और फिर क्या, ये वर्णों का समूह तो है लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब हम पद की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कमल का जो फूल, ये यहाँ शब्दों का सार्थक समूह हुआ। अर्थात जब शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ आ जाता है तो शब्द ना रह के पद बन जाता है। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों कि जब विभक्तियों के साथ हम शब्द का प्रयोग करने लगते हैं तो शब्द नहीं रहता बल्कि पद हो जाता है। यहाँ पर जो ये का आया है, आप कारक चिन्ह पढ़ चुके हो इससे पहले, तो ये संबंध कारक है, तो षष्ठी विभक्ति हुई, तो यहाँ शब्द के साथ विभक्ति प्रयोग हो गई तो ये पद बन गया, अब ये शब्द नहीं रहा। तो यहाँ पद की 3 डेफिनेशन है। जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे शब्द ना होकर पद कहलाते हैं। दूसरा, जब शब्द के साथ में किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे पद कहलाते हैं। और जब शब्दों को विभक्तियों के साथ प्रयोग करते हैं तो वे पद बन जाते हैं। तो ये पद की डेफिनेशन हुई। और पदों का सार्थक, सार्थक मतलब जो अर्थ वाला है, जैसे कमल जल में खिलता है, यहाँ सब सार्थक है अर्थात इनका सबका अर्थ है, इसलिए पदों का सार्थक समूह क्या कहलाया? वाक्य कहलाया। तो पदों का सार्थक समूह क्या कहलाया दोस्तों? वाक्य कहलाया। तो ये पॉइंट था हमारा, ये पहले वाला। ये जो परिभाषा थी कि पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, आप इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी वाक्य के अंग, जिसको हम वाक्य के भेद भी कहते हैं। ये होते हैं उद्देश्य और विधि। क्या होते हैं? उद्देश्य और विधि। वाक्य के अंग या वाक्य के भाग। वाक्य के अंग या भाग कितने होते हैं? वाक्य के अंग या भाग होते हैं 2। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। उनमें से एक भाग कहलाता है हमारा उद्देश्य। एक भाग किसे कहते हैं हम? उद्देश्य को कहते हैं। और उद्देश्य कहलाता है हमारा कर्ता। उद्देश्य क्या कहलाएगा? कर्ता। तो आपको यह ध्यान रखना है, वाक्य में कार्य को करने वाले को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कार्य को करने वाला उद्देश्य, कोष्ठ में लेंगे कर्ता, उद्देश्य कहलाता है। एक दूसरा होता है
उद्देश्य का विस्तार। क्या होता है? उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। जो शब्द वाक्य में कर्ता अर्थात उद्देश्य, कर्ता अर्थात उद्देश्य के लिए प्रयुक्त, जो शब्द वाक्य में कर्ता अर्थात उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। इसके बाद तीसरा होता है विधेय। तीसरा क्या होता है? विधेय को कहते हैं हम क्रिया। क्या कहेंगे विधेय को? क्रिया। और क्रिया के रूप में हम किसको प्रयोग करते हैं? वाक्य में कर्ता अर्थात उद्देश्य के द्वारा जिस कार्य को संपादित किया जाता है वह विधेय कहलाता है। वह विधेय कहलाता है। इसके बाद फोर्थ, विधेय का विस्तार। क्या है? विधेय का विस्तार। क्रिया अर्थात विधेय के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द विधेय के विस्तार के अंतर्गत आते हैं। विधेय का विस्तार कहलाते हैं। तो वास्तव में जो हम यहाँ पर प्यारे दोस्तों वाक्य के जो अंग हैं अर्थात वाक्य के भाग वो दो होते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो वाक्य में जो महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों वो है कर्ता वाला भाग जिसको हम कहते हैं उद्देश्य, और एक है क्रिया वाला भाग जिसको हम सेंटेंस के अंदर कहते हैं विधेय। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कर्ता वाला भाग है वो उद्देश्य और उद्देश्य के विस्तार के रूप में आ जाता है, और विधेय वाला भाग यानी कि क्रिया वाला भाग विधेय और विधेय के विस्तार के रूप में आता है। तो यहाँ वाक्य में कार्य को करने वाला उद्देश्य अर्थात कर्ता कहलाया, और कर्ता के साथ हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो विधेय का विस्तार कहलाएगा। ऐसे ही सेंटेंस में जो क्रिया है जो कर्ता के द्वारा संपन्न की जाती है वो विधेय कहलाई, और क्रिया के साथ में जो हम दूसरे शब्द प्रयोग करते हैं क्रिया के लिए वो क्या कहलाते हैं? विधेय का विस्तार कहलाती हैं। जैसे सेंटेंस लेते हैं और उनसे चीज़ों को क्लियर करो। यहाँ पे हम कह रहे हैं राम पुस्तक पढ़ता है। इसके बाद घोड़ा गाड़ी खींचता है। माता पिता पार्क में बैठे हैं। राम श्याम सोवन मोहन तथा गीता सुनीता बबीता आपस में खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते नाचते गाते हैं। अब आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो तीन तरह के प्रश्न होंगे। एक तो दिए गए सेंटेंस में आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं, अर्थात सेंटेंस में कितने कर्ता और कितनी क्रियाएं हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये सरल वाक्य मिश्र है या संयुक्त है, क्योंकि सरल वाक्य जिसको हम साधारण वाक्य और इंग्लिश में सिंपल वाक्य कहते हैं उसकी पहचान प्यारे दोस्तों हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही करते हैं। और दूसरा आपसे पूछ लेगा कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है।
एक तो हमें इसमें उद्देश्य और विधेय की पहचान करनी है, क्योंकि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा वाक्य के अंग अर्थात भाग। वाक्य के अंग और भाग होते हैं दो, एक तो कर्ता वाला भाग और एक क्रिया वाला भाग। तो कर्ता वाले भाग को जब हम वाक्य टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं तो कर्ता ना कहकर उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और क्रिया को प्यारे दोस्तों में क्या कहते हैं, विधेय। तो आप जब भी सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो कर्ता क्रिया का नहीं करोगे, बल्कि किसका करोगे, उद्देश्य और विधेय का प्रयोग करोगे। अब यहाँ इस सेंटेंस में राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है प्यारे दोस्तों, राम है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, राम है यहाँ कर्ता, क्लियर, और पढ़ता है यहाँ क्या है, ये है विधेय। और ये पुस्तक क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी विधेय का विस्तार। ये क्या है, विधेय का विस्तार है। तो इसमें एक उद्देश्य एक विधेय, अर्थात एक कर्ता एक क्रिया, और ये पुस्तक क्या है, ये पुस्तक है विधेय का विस्तार। क्योंकि राम क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो पुस्तक किसके लिए आई, विधेय के लिए आई, अर्थात क्रिया के लिए हमने प्रयोग किया है। और जब क्रिया के लिए प्रयोग किया है तो ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। तो यहाँ पर एक उद्देश्य एक विधेय, और जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसको कहते हैं सरल वाक्य। ये क्या कहलाया, ये सरल वाक्य। इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य का ही दूसरा नाम क्या है, साधारण वाक्य है। सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है, साधारण वाक्य। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, घोड़ा गाड़ी खींचता है, इसमें घोड़ा क्या है, घोड़ा कहलाया उद्देश्य, गाड़ी क्या है यहाँ पे, गाड़ी कहलाया विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय, और ये क्या है, ये है विधेय का विस्तार। तो ये क्या हुआ, ये विधेय का विस्तार है, कौन, गाड़ी। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा प्यारे दोस्तों सरल वाक्य, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय आ जाए, एक उद्देश्य एक विधेय, यहाँ पे भी एक उद्देश्य एक विधेय, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। मैं एक पंथ दो काज करा रहा हूँ, दो चीजें एक साथ। माता पिता पार्क में बैठे हैं, तो ये माता पिता पार्क में बैठे हैं, यहाँ पे क्या है, दो उद्देश्य है। कितने उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य, अर्थात दो करता है, माता और पिता ये बैठे हैं, क्या है यहाँ पर, ये विधेय क्रिया है। लेकिन ये पार्क में क्या है, विधेय का विस्तार। तो बैठे कहाँ है, पार्क में, तो ये कहलाएगा विधेय का विस्तार। तो इसमें दो उद्देश्य एक विधेय है, ये भी क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों, सरल वाक्य कहलाएंगे। ये भी क्या कहलाए हमारे, सरल वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस। जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य, दो उद्देश्य एक विधेय वो भी सरल वाक्य। इसके बाद क्या है, राम श्याम मोहन सोहन तथा गीता सुनीता बबीता आपस में खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब आपसे पूछेगा ये कौन सा वाक्य है, सरल मिश्र या संयुक्त। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं, और फिर पूछेगा इसमें उद्देश्य और विधेय बताइए कौन कौन है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसमें है 7 उद्देश्य। कितने उद्देश्य है, 7 उद्देश्य। फिर आपसे पूछेगा इसमें बताइए विधेय क्या है, खेलना कूदना संयुक्त क्रिया है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही क्रिया है। पढ़ना लिखना संयुक्त क्रिया, जब भी दो क्रियाओं के बीच में हाइपन आता है, योजक चिन्ह आता है, तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, इसमें 7 उद्देश्य और 4 क्या है हमारे, 4 विधेय। और ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा प्यारे दोस्तों सरल वाक्य। ये भी क्या कहलाया, सरल वाक्य कहलाया। तो आपको ये ध्यान रखना है, सरल वाक्य कोई छोटा सा सिंपल सा प्यारे दोस्तों सेंटेंस नहीं होता है। सरल वाक्य को हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही पहचान पाते हैं। तो वो कितना भी बड़ा हो सकता है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ तक लिखता चला जाऊँ इसी तरीके से, वो भी सरल वाक्य हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें एक साथ सीखी। एक तो वाक्य के दो भाग होते हैं, दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य वाला और एक विधेय वाला। और इसके बाद में हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही सरल वाक्य साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस की हम पहचान करते हैं। अगर यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ, तो प्यारे दोस्तों आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए जी। गोल्डी, भूपेंद्र, सूरज, प्रियंका, पूजा, अनूप, सत्यम, मुकेश, बीपी, अरुण, कवि, अभिषेक, प्रवीण, प्रदीप, यश, सत्यम, ज्योति, निखिल, आरती, अनित, कंचन। जी जी, यहाँ तक क्लियर है। चलो थैंक यू। ध्यान से सुनना है चीज़ों को, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अनेक पार्ट इसके अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। हमने चीज़ों की शुरुआत देखो कहाँ से की थी। आपके सामने जो बताया गया, आपको बताया गया कि ये 4 बेसिक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है प्यारे दोस्तों परिभाषा था डेफिनेशन। हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्राइवेट सर्वर पे और साथ के साथ यूट्यूब का जो सर्वर है, दोनों पे क्लास लाइव होती है एक साथ। तो कई बार प्राइवेट सर्वर काम नहीं कर रहा होता है, हमें तो पता होता है कि यहाँ से सारी चीज़ें सही है, मैं अपने मोबाइल में खोल के देखा सब कुछ ठीक था, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर क्लास लाइव नहीं है। तो उसकी वजह से दोबारा से फिर टेक्निकल टीम से बात की गई, वो कह रहे हैं सर लाइव है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मेरा रोज का यही काम है। तो जब प्यारे दोस्तों क्लास लाइव होती है तो ऑलरेडी मेरे पास मैसेज भी आ जाता है कि सब कुछ ओके है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमारे इसमें नहीं चल रही है, तो फिर बच्चों के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। तो ये क्या है, हाँ, कई बार जो की होती है जो बन के आती है प्राइवेट सर्वर की अलग है
और U2 वाली की अलग होती है, उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी हो जाता है। घर से स्कूटर मोटरसाइकिल बाइक लेके निकले तो कब रास्ते में धोखा दे दे कुछ पता नहीं है। परिभाषा क्या है? पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक तो क्वेश्चन हमारा ये बना। दूसरा, अभी जो हमने समझाए परिभाषा को आप समझ चुके हो प्यारे दोस्तों। यहाँ वर्ण से, शब्द से, पद से और वाक्य से। क्लियर? ये यहाँ पे वर्ण है, ये यहाँ हमने तीनों को आपस में मिला दिया, अर्थ भी दे रहा है तो शब्द कहलाया। यहाँ जब हमने एक शब्द के साथ कोई दूसरा शब्द लिया और उसका विभक्ति में प्रयोग कर लिया तो शब्द नहीं रहा, वो पद बन गया। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया तो पद बन गया। और जब पदों का प्यारे दोस्तों हमने एक साथ योग रखा तो वो कहलाया वाक्य है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, शब्दों का सार्थक समूह पद है और पदों का सार्थक समूह वाक्य है। ये क्या थी हमारी? ये वाली डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? यहाँ पे वाक्य के अंग दो होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य और विधेय को प्यारे दोस्तों आपको क्लियर कराया गया कि उद्देश्य को हम कर्ता कहते हैं, विधेय को क्रिया कहते हैं। ये सारे स्टेटमेंट भी दे दिए गए आपको कि कौन उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा और कौन प्यारे दोस्तों हाँ विधेय का विस्तार कहलाएगा। ये देखो, तो यहाँ 4 सेंटेंस आए। इसमें प्यारे दोस्तों एक उद्देश्य एक विधेय, यहाँ भी एक उद्देश्य एक विधेय, यहाँ 2 उद्देश्य एक विधेय, और इसमें अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, अर्थात इसमें 7 उद्देश्य और 4 विधेय। ये सारे के सारे सरल वाक्य थे। ये सारे के सारे क्या थे? सरल वाक्य थे, अर्थात जिनको हम साधारण वाक्य कहते हैं। कितनी चीज कंप्लीट हो गई? 2। अब क्या करना है हमें? वाक्य के अवयव अर्थात तत्व कितने होते हैं? 6। वाक्य के अवयव और तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इस पे चलेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? वाक्य के भेद। तो ये 4 अपने आप में यहाँ अलग अलग प्यारे दोस्तों इसकी यूनिट है, इसके सेक्शन है वाक्य के, तब हम इन चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो पूछे जाते हैं वो वाक्य के अवयव और तत्व के आधार पर भी पूछे जाते हैं, वाक्य के तत्व और उसके आधार पर भी पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो जी, वाक्य के अवयव, अवयव कहते हैं तत्व अर्थात एलिमेंट्स को। वाक्य के अवयव यो तत्व 6। जिस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, 5 तत्वों से। ऐसे ही वाक्य 6 तत्वों से मिलकर बनता है। इस प्रकार पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 के मिश्रण से बना है, इसी प्रकार वाक्य भी 6 तत्वों से मिलकर बनता है। उसमें एक तत्व है हमारा योग्यता। एक तत्व क्या है? योग्यता। दूसरा क्या है? क्रमबद्धता। तीसरा स्पष्टता, और इसी स्पष्टता को क्या कहते हैं? यथार्थता कहते हैं। और इसके बाद जो 4th है वो क्या है हमारा? सन्निधि। क्या है? सन्निधि। 5th क्या है? आकांक्षा। क्या है? आकांक्षा। और 6 क्या है? अन्वय। जब तक ये 6 तत्व नहीं होंगे तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि रावण ने राम को मारा तो ये पदों का सार्थक समूह तो है, रावण ने राम को मारा, लेकिन ये शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ रावण के स्थान पे राम और राम के स्थान पे हमने रावण का प्रयोग कर लिया। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि जब तक वाक्य में सही तरीके से योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, सन्निधि, आकांक्षा और अन्वय नहीं होगा तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि जल में कमल खिलता है, ये बात सही है, लेकिन अगर मैं कर दूं कि कमल में जल खिलता है तो ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि कमल में योग्यता नहीं है जल को खिलाने की, जबकि जल में सामर्थ्य है, योग्यता है कमल को खिलाने की। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, केवल पदों का समूह शुद्ध वाक्य हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, सन्निधि, आकांक्षा और अन्वय को लाना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध वाक्य कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूं अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, तो यहाँ योग्यता न होने की वजह से ये वाक्य अशुद्ध है। इसमें योग्यता नहीं है, और जब योग्यता नहीं है तो ये वाक्य क्या कहलाया? अशुद्ध वाक्य कहलाया। इसके बाद है क्रमबद्धता। अगर मैं ये कहूं यहाँ पे हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया, तो इसमें क्या? क्रमबद्धता नहीं है। इसमें क्या है? क्रमबद्धता नहीं है। स्पष्टता खाता है, सन्निधि राम राजा दशरथ पुत्र थे, इसमें यहां सन्निधि नहीं है। आकांक्षा राजा दशरथ के 4 थे। अन्वय
आपके मैं पढ़ता हूँ तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा पास। चलो अब इन सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस को पढ़कर कोशिश कीजिए जी। वेरी गुड। हाँ, वाक्य के वेरी गुड वेरी गुड। आपको दोस्तों यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ ये सारे के सारे पदों के समूह हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे सेंटेंसों में पदों का प्रयोग किया ही है। दूसरा, यहाँ सबकी सार्थकता भी है, अर्थ वाले भी हैं, लेकिन पदों का समूह होने की वजह से इनमें से कोई भी सेंटेंस शुद्ध नहीं है, अर्थात सारे के सारे वाक्य गलत है। दूसरा, पदों का सार्थक समूह भी है, क्योंकि सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग होने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ है, इसलिए पदों का सार्थक समूह है। तो पदों का सार्थक समूह होते हुए भी, पदों का समूह होते हुए भी इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। उसका कारण है कि इनमें किसी में योग्यता नहीं है, किसी में क्रमबद्धता नहीं है, किसी में स्पष्टता नहीं है, तो किसी में सन्निधि नहीं है, किसी में आकांक्षा नहीं है और किसी में अन्वय सही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वाक्य अशुद्ध हुए। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जब हम कह रहे हैं अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, तो अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है, अग्नि में जलाने की योग्यता है। तो पौधे सींचे जल से जाते हैं, जल में पौधों को सींचने की योग्यता है। इसलिए यहाँ इन दो पदों में योग्यता न होने की वजह से, अग्नि में सींचने की योग्यता न होने की वजह से ये वाक्य अशुद्ध वाक्य कहलाया, गलत वाक्य कहलाया। क्लियर? जबकि पदों का सार्थक समूह है, सबको पता है अग्नि को आग कहते हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक शब्द अपने अर्थ प्रकट कर रहा है, लेकिन योग्यता नहीं थी। अगर मैं कहता कि रावण ने राम को मारा, तो रावण में योग्यता नहीं थी राम को मारने की, इसीलिए राम ने रावण को मारा है। तो जब किसी भी एक शब्द में या कर्ता में उस कार्य को करने की क्षमता ना हो, सामर्थ्य ना हो, योग्यता ना हो, तो भी उसकी वजह से वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। दूसरा क्या है? हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। अगर घोड़े लंगड़े भी होंगे तो भी हाथियों से कभी दौड़ में नहीं पछाड़ेंगे। यहाँ हारने की बात तो अलग, ये तो पछाड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब हाथी चला गया कई किलोमीटर आगे, घोड़ा पीछे है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। घोड़े सही सलामत है तो भी हाथियों से ज्यादा दौड़ेंगे, क्योंकि हाथी भारी भरकम शरीर वाला है, ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते हैं। लेकिन यहाँ हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया, इसमें क्रमबद्धता सही नहीं है। हाथियों के स्थान पर घोड़े और घोड़े के स्थान पर हाथी का प्रयोग हुआ है। क्रमबद्धता न होने की वजह से वाक्य अशुद्ध है। क्लियर? और ये जरूरी नहीं है एक ही सेंटेंस में वो किसी एक की वजह से अशुद्ध होता है, गलत होता है। हो सकता है उसमें योग्यता भी ना हो, उसमें क्रमबद्धता भी ना हो, स्पष्टता भी ना हो। इन सब की वजह से वाक्य में अशुद्धियां होती है, गलती होती है। आपसे वो कहेगा हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया, ये वाक्य अशुद्ध है, लेकिन इसकी अशुद्धि का कारण बताइए। ऑप्शन 1 योग्यता, ऑप्शन 2 क्रमबद्धता, ऑप्शन 3 स्पष्टता, ऑप्शन 4 सन्निधि। तो आप क्या कहोगे? क्रमबद्धता की वजह से ये वाक्य अशुद्ध हुआ। यहाँ खाता है, अमरूद खाता है, रोटी खाता है, हलवा खाता है, खीर खाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये खाता है, आपने रोटी हलवा अर्थात भोजन सामग्री के रूप में इसको प्रयोग किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, ये SBI का खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है। अब ये खाता है, क्लियर नहीं है, इसमें स्पष्टता नहीं है, इसमें यथार्थता नहीं है कि ये अकाउंट के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं या किसी भोजन सामग्री को खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये खाता है इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, इसलिए क्या कहलाया? स्पष्टता न होने की वजह से ये अशुद्ध वाक्य कहलाया। अगर आप कह रहे हो कि ये भोजन सामग्री या रोटी खाता है, तो मैं कहूँगा पंजाब नेशनल बैंक का खाता है। अगर आप कहोगे सर जी नहीं पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, तो मैं कहूँगा नहीं रोटी खाता है। तो एक शब्द का हम कई अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं, और जब तक वो वहाँ केवल एक अर्थ नहीं देगा, एक सेंस में प्रयोग नहीं होगा, तब तक प्यारे दोस्तों उसमें स्पष्टता नहीं होगी, यथार्थता नहीं होगी। और जब तक उसमें स्पष्टता नहीं है तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, स्पष्टता अर्थात यथार्थता ये भी वाक्य का अवयव और तत्व है। सन्निधि का अर्थ होता है पदों का पास पास लिखे होना। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने जो प्रयोग किया, यहाँ पे शब्दों के बीच में इतना गैप लिया, यहाँ इतना लिया, यहाँ इतना लिया, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। तो पदों का राम राजा दशरथ के पुत्र थे, ये सेंटेंस सही था। इसमें प्यारे दोस्तों स्पष्टता भी थी, क्रमबद्धता भी थी, योग्यता भी थी, लेकिन इसमें सन्निधि नहीं थी। सन्निधि का मतलब होता है पदों का पास पास लिखा जाना। पदों को उच्चारण करते समय आप समान अंतराल पर प्रयोग करो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे नेता होते हैं, वो जब वो भाषण देते हैं तो एक बार पर्चे में बोलते हैं 2-4 से शब्द पढ़ लिए, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर पर्चा देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तब तक वो तारतम्य खत्म हो जाता है। सन्निधि नहीं होती। जैसे राहुल गांधी है, एक बार वहां चढ़ाएगा, ये करेगा, फिर नीचे देखेगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो जब किसी और का लिखा हुआ पढ़ना होता है
तो उस समय प्यारे दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सन्निधि नहीं रह पाती। तो अगर मैं कहूं कि राम ने, और कल की क्लास में आके कहूं कि रावण को मारा था, तो आप वाक्य मानोगे? इसको नहीं मानोगे। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब मैं राम ने आज कहा, कल की क्लास में कह रहा हूं रावण को मारा था, तो ये वाक्य नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा समय ले लिया। तो उच्चारण करते समय, बोलते समय भी और लिखते समय भी पदों का पास पास होना और पदों में निकटता होना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी वजह से वाक्य शुद्ध बनेगा। अगर वो नहीं है तो वाक्य शुद्ध नहीं होगा। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, इस तरह से पढ़ेंगे तो वाक्य बनेगा ही नहीं। तो इसलिए कई बार जब हम उच्चारण करना सीखते हैं, सेंटेंस को बोलते हैं, तो प्राइमरी क्लास में भी हम यही गलती करते हैं कि हम पदों के बीच में सन्निधि नहीं लगते। किसी शब्द को हम बहुत कम समय में उच्चारण कर लेते हैं और कि दूसरा शब्द उच्चारण करने के दौरान हम बहुत गैप ले लेते हैं। तो जैसे ही गैप हुआ, सन्निधि आ गई, और सन्निधि जहां हुई अर्थात पदों के बीच में अत्यंत निकटता नहीं हुई, तो वाक्य अशुद्ध होगा। कई बार आदत होती है, राम यहाँ पे लिख लिया, दशरथ यहाँ पे लिख लिया, इसके बाद में फिर प्यारे दोस्तों यहाँ लिख लिया पुत्र, यानी कि एक ऊपर एक नीचे। तो ये भी सन्निधि की वजह से, सन्निधि ना होने के कारण वाक्य अशुद्ध होते हैं। आकांक्षा, राजा दशरथ के 4 थे। अब 4 घोड़े थे, हाथी थे, 4 महल थे, कुछ क्लियर नहीं है। तो राजा दशरथ के वो 4 क्या थे? तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों? पुत्र थे राजा दशरथ के 4। जब तक ये पुत्र शब्द इस सेंटेंस को नहीं मिलेगा, तब तक प्यारे दोस्तों ये वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ इस सेंटेंस को शुद्ध होने के लिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट पूर्ण होने के लिए, इस पुत्र शब्द की आकांक्षा है अर्थात इच्छा है। जब तक वाक्य में दिए गए दूसरे पदों को किसी अन्य पद की आवश्यकता बनी रहती है, तब तक वो वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं कहलाता। इसलिए शुद्ध कब बनेगा? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है जो शब्द जहां प्रयोग किया जाता है उसको वहीं प्रयुक्त करना चाहिए। अगर वो कर्ता के स्थान पर क्रिया, क्रिया के स्थान पर कर्म, कर्म के स्थान पर कोई दूसरी चीज आई है, तो वो अन्वय नहीं होता, और बिना अन्वय के वाक्य शुद्ध भी नहीं कहलाता। इसीलिए आपके मैं पढ़ता हूं तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा पास, अन्वय नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या होगा? आपके साथ मैं पढ़ता हूं तो मैं, ठीक है, आपके साथ पास हो जाऊंगा, तो ये इसका अन्वय हुआ। तो आवश्यकता के अनुसार शब्दों को उचित क्रम में रखना, उचित सीक्वेंस में रखना, जिससे कि जनरली एक ही भाव सबके द्वारा निकाला जाए, उसको अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो जब तक वाक्य में अन्वय नहीं होगा, आकांक्षा, सन्निधि, स्पष्टता, क्रमबद्धता, योग्यता नहीं होगी पदों के बीच में, तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं होगा। इसलिए वाक्य में अशुद्धि का कारण योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, सन्निधि, आकांक्षा और अन्वय भी होती है। और वास्तव में जब वो ये देगा तो आपसे पूछेगा किसकी वजह से अशुद्ध है, तो आप कहोगे अन्वय की वजह से। जब वो ये देगा किसकी वजह से अशुद्ध है, आप कहोगे आकांक्षा की वजह से। जब वो इस तरीके से देगा तो आप कहोगे सन्निधि की वजह से वाक्य अशुद्ध है। खाता है तो ये किसकी वजह से अशुद्ध है? स्पष्टता की वजह से, क्लियरिटी नहीं है। यहाँ हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया, किसकी वजह से अशुद्ध है? क्रमबद्धता नहीं है, सीक्वेंस सही है। अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है, इस वजह से वाक्य क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई और आपने ये चीज़ों की क्लियरिटी कर ली, आपको समझ में आ गया है कि वाक्य के जो अवयव है, तत्व है, वो 6 होते हैं, तो अगर ये चीज़ें क्लियर हुई है तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ज्योति, अंकित, अनित, सरोज, सूरज, पंकज, सौरभ, अश्वनी, मुकेश, अरविंद, विशाल, विपुल, प्रीति, पूजा, प्रियंका, मिश्रा, सत्यम, निर्भय। क्लियर? वेरी गुड। चलो, थैंक यू। अब नाम नहीं लिए जा सकते। ठीक है, ठीक। चलो जी, तो मोहित पूछ रहा है सर 6 बता दो। 6 में क्या है? जिस शब्द का प्रयोग हमें जहां करना चाहिए उसका प्रयोग वहां ना करके दाएं बाएं कर रहे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो उनको नहीं पता होता कि वो अपने लिए, मान के जो लड़का है तो मैं जाती हूँ, इस तरीके से प्रयोग करने लगता है, तो वहाँ वो प्यारे दोस्तों लिंग से संबंधी गलती कर रहा है। कई बार क्या होता है, उनका शब्दों का सीक्वेंस सही नहीं होता है, वो क्रिया को पहले बोल लेगा, कर्ता को बाद में रख देगा। तो आमतौर पर हम हिंदी के अंदर कर्ता का पहले प्रयोग करते हैं और क्रिया का सबसे लास्ट में प्रयोग करते हैं, और बीच में हम कर्म का प्रयोग कर लेते हैं। तो कर्ता, कर्म और क्रिया का निश्चित स्थान पर होना, अर्थात वही होना जहां हम उनका प्रयोग करते हैं, उसी को हम अन्वय कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम अन्वय कहते हैं। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके मैं साथ पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों साथ गायब हो गया, इसलिए आपके मैं पढ़ता हूँ, इससे कोई सेंस ही नहीं निकला। क्यों? क्योंकि अन्वय सही नहीं है। फिर तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा पास, तो या तो फिर हमें ये कहना था मैं आपके साथ पास हो जाऊंगा, मैं आपके साथ हो जाऊंगा पास। तो इसमें हमने उचित स्थान पर सही ढंग से कर्ता, कर्म, क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया, जिसकी वजह से क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? अन्वय की अशुद्धि के कारण गलत वाक्य कहलाया। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई? क्या क्या पढ़ने थे आपको? परिभाषा समझ में आ गई, वाक्य के अंग भी समझ में आ गए, वाक्य के अवयव और तत्व भी आपको क्लियर हो गए। ये 6 तत्व थे, 6 के 6 चर्चा कर ली। अब आप क्या करोगे? वाक्य के भेद पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? वाक्य के भेद। आ जाए चौथे को, ठीक है। इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि यहाँ से भी आते हैं। तो हमने वाक्य को 4 सेक्शन में बांटा, डेफिनेशन, वाक्य के अंग, अवयव और इसके बाद वाक्य के भेद। चलो वाक्य के भेद की तरफ चलते हैं, अगर यहाँ से फ्री हो चुके हो तो।
वाक्य के भेद, वाक्य के भेद कितने भेद होते हैं? दो। एक तो आप यही गलती करोगे, ठीक है, एक गलती तो आप हमेशा यही करते हो, वाक्य के भेद आप बताते हो हमेशा 3, ठीक है, जो कि गलत है। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वाक्य के भेद? 2। एक होता है रचना के आधार पर, रचना संरचना के आधार पर वाक्य के भेद, और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 3। कितने होंगे? 3। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दूसरे क्या होते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तीसरा क्या होता है? संयुक्त या जटिल वाक्य। अब ये भी पूछा जाता है, जिस तरह की क्वेश्चन की वैरायटी होती है उसी तरीके से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब वो कुछ भी पूछो, जटिल, मिश्रित, साधारण पूछे या सरल, मिश्र, संयुक्त पूछे, बात एक ही है। तो रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, वैसे वाक्य के 2 भेद होते हैं। उनमें से एक होता है रचना के आधार पे और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों इसके आधार पे, अर्थ के आधार पर। दूसरा भेद क्या है हमारा? दूसरा भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और अर्थ के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इन 8 में से कौन कौन सा भेद है? एक तो होता है विधि या विधानवाचक वाक्य, विधि, विधानवाचक, विधि या विधानवाचक, या फिर सकारात्मक वाक्य। क्या होगा? सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है हमारा निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तीसरा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। चौथा आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा होता है? आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। 6 संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। 7 संकेत या संबंध वाचक वाक्य, संकेत या संबंधवाचक वाक्य। और 8वां होता है विषम्य बोधक या संबोधनवाचक वाक्य, संबोधनवाचक वाक्य। अब मैंने प्यारे दोस्तों क्यों लिखे ये? मैं डायरेक्ट टॉपिक भी तो आपको शुरू कर सकता था यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आप में से सब कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ बच्चे गलत करके आते हैं। गलती किस तरह की होती है उस पर थोड़ा गौर करना। एक तो गलती करते हो आप सबसे ज़्यादा ये कि वो उसने पूछा है वाक्य के भेद बताइए, और आप उसको क्या बताते हो? आप रचना के आधार पर उसको वाक्य का भेद बताते हो। उसने पूछा कि वाक्य के भेद कितने हैं? ऑप्शन में 2 भी है, 3 भी है, ऑप्शन में 8 भी है, ऑप्शन में 4 भी है। तो आप करके आते हो 3, क्योंकि आप सबने सबसे ज़्यादा जो बार पढ़ा है या रटा है, रट्टा मारा है बिना लॉजिक बिना सीक्वेंस के, वो यही मारा है कि सरल वाक्य होते हैं, मिश्र होते हैं, संयुक्त। जब भी वाक्य का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए तो उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये भी आता है कि ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। जिसकी वजह से आप बार बार इस क्वेश्चन को गलत करते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 नहीं होते। फिर वो पूछता है रचना के आधार पर वाक्य का भेद, तो भी आप बताते हो कि 3 होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त होते हैं। लेकिन जैसे ही उसने रचना को छोड़ के संरचना पूछ लिया, व्युत्पत्ति पूछ लिया, आकृति पूछ लिया, तो आपका डब्बा गोल हो जाता है। अब वो रचना पूछे, संरचना पूछे, आकृति पूछे या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, इन सब के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं हमारे 3, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कई बार सरल वाक्य का प्रयोग ना करके वो साधारण वाक्य का प्रयोग करता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने तो सरल, मिश्र, संयुक्त का रट्टा मारा था, ये बात साधारण की कर रहा है, ये साधारण वाक्य कौन सा है? तो इस सरल वाक्य को ही हम साधारण वाक्य कह रहे हैं, मिश्र वाक्य को ही हम मिश्रित वाक्य कह रहे हैं, संयुक्त वाक्य को ही हम जटिल वाक्य कह रहे हैं। तो जटिल वाक्य वाक्य का कोई दूसरा अलग से भेद नहीं है,
संयुक्त का ही दूसरा नाम जटिल है। क्लियर? तो यहाँ रचना, संरचना, आकृति, व्युत्पत्ति के आधार पे वाक्य के 3 भेद, सरल, मिश्र और संयुक्त। दूसरी गलती क्या करते हो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अब उसने अर्थ नहीं पूछा, उसने यहाँ इसके स्थान पे प्रयोग पूछ लिया। प्रयोग के आधार पे वाक्य के भेद बताइए। प्रयोग के कितने प्रकार के वाक्यों का आप करते हो? राइट आंसर है 8। राइट आंसर क्या है? अर्थ पूछे या प्रयोग के आधार पे पूछे तो वो क्या होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब फिर आपसे क्वेश्चन क्या ले लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है? इन तीनों को छोड़ के जो भी आ जाए वो रचना के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से रचना के आधार पे वाक्य का भेद बताएं। इन 3 में से जो भी आ जाए वो रचना के आधार पे वाक्य का भेद है। ऐसे ही अर्थ के आधार पे कौन सा वाक्य का भेद है? इन 8 में से जो आ जाए वो अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है? इनको छोड़ के जो भी हो वो अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है। फिर गलती क्या करते हो, वो संकेत ना दे के संबंध पूछ लेता है।